Hello everyone. So, yesterday we have started our series 36 days series. In our first video, we have completed PYQs of CSE from 2013 to 2024 related to this topic. Okay, covering this topic, that is constitutional framework, in which we have preamble, salient feature of constitution, UT, citizenship, fundamental right, DPSP, fundamental duties, amendments, and basic structure of the constitution. Okay, and in yesterday's second video we have completed questions of CDS from 2015 to 2019. Now today we will continue that video from 2020 टिल 2024. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, CAPF एंड जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चंस आज ही खत्म करेंगे हम रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. ओके, सो वी हैव CDS 1 2020, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, which of the following was added as a fundamental duty through the Constitution 86 Amendment Act? 86 Amendment Act मैंने आपको कल ही पढ़ाया था. देखिए, आपको पिछले वीडियोस देखना पड़ेगा, पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती है मैंने एक जो टॉपिक है वो अच्छे से कोई एक वीडियो में समझाया हो आपको, क्योंकि बार बार मैं आपको वो चीज़ सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकती. ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था दैट 86 अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें क्या हुआ था, आपका एक DPSP भी ऐड किया गया था. ठीक है, DPSP भी ऐड किया गया था. कौन सी DPSP थी? दैट वाज आर्टिकल नंबर 45. ठीक है, उसमें भी आपकी एजुकेशन की बात करी गई थी. आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया था अंडर 86 अमेंडमेंट एक्ट, और इसके अंडर एक ड्यूटी भी ऐड की गई थी. वो कौन सी थी? रिलेटेड टू एजुकेशन ही था. दैट वंस चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स. तो ये भी बताया था मैंने ऊपर. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो है वो प्रोटेक्ट करता है पर्सन्स अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी. देखिए, मैंने आपको 22 अच्छे से समझाया था कल वाला आपको. ठीक है, डिटेंशन वाला अच्छे से कराया था, ये भी मैंने आपको बताया था, एंड ये भी कराया था. ये एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड आपका. ठीक है, जो ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की. ना आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या किया जाता है? दिस इज द राइट विच इज गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी इज कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंसेस. ठीक है, कि तुम्हें कन्विक्ट कर लिया गया है कोई ऑफेंस के लिए, उसके बाद भी आपको कुछ क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है. जैसे डबल जियोपार्डी, कि आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा आपको नहीं मिल सकती फॉर द सेम ऑफेंस. ठीक है, आंसर इज आर्टिकल 20. नेक्स्ट इज फर्स्ट डिलिमिटेशन भी कमीशन मैंने आपको बताया कि अभी तक 2023 तक अगर आप देखोगे तो आपका जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 4 बार हो चुका है. और पहला कब स्टार्ट कराया था? 1952. 1952 में क्या किया गया था? उसको कॉन्स्टिट्यूट कराया गया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इंडिया वाज गोइंग टू इंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. अब ये क्या होता है ना, एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, ये कभी कभी नहीं पता होता है, बट अगर आप ये स्टेटमेंट भी देखोगे, उसने बोला कि इंडिया जो है वो एंटर करने वाली है लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस. तो जो भी आपका UPSC है उसका जो फेवरेट आप बोल सकते हो, टॉपिक बोल सकते हो, या फिर फेवरेट क्या होता है आपका, दैट इज अम्बेडकर. नाम बोल सकते हो आप. ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, ये बहुत UPSC के फेवरेट में से हैं. ठीक है, तो इसका आंसर इज BR अम्बेडकर. बाकी महात्मा गांधी जी तो 1950 में तो नहीं बोलने वाले आपके, ये तो पहले ही कैंसिल हो जाता है. ठीक है, सो आंसर क्या था इसका? डॉक्टर BR अम्बेडकर. चलिए नेक्स्ट इज द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर्स बिटवीन. अब आपको पता है दैट 11th शेड्यूल किसके लिए होता है? 11th शेड्यूल है आपके पंचायत से. ठीक है, 12th आपके म्यूनसिपैलिटीज के लिए. तो 11th शेड्यूल में पावर्स किस किस के बीच में डिवाइड होगा? देखिए, पंचायत से रिलेटेड इतना तो पता चल गया, ये तो कैंसिल कर दीजिए. अब कौन किसको पावर देगा? ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर ही पावर देगा पंचायत को, तो इसके बारे में बात की गई है 11th शेड्यूल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, दैट इज CDS 2 2020. Who among the following moved the motion of secret sitting session? देखिए, जब ऐसा वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं पता है तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो. ठीक है, इसमें गेस लगाना बेवकूफ़ी हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है. वैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर इन केस अगर ये रिपीट होता है क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए. तो MSNA थे, उस टाइम पे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उसके दौरान.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सेप्शंस हैं टू द फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड। कौन सी ऐसी हैं जो आर्टिकल 14 और 19 की एक्सेप्शंस हैं। देखिए इसका आंसर है आपका 31A एंड 31C। मैं आपको ये जो दो आर्टिकल है ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा देती हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि अभी 31A और 31C से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ओके सी, देखिए अब आर्टिकल 31 तो सबको पता ही है कि उसमें क्या किया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड किया गया था, ठीक है, एज अ लीगल राइट। तो उसमें भी लीगल राइट में क्या था कि कैन बी रेगुलेट हो सकती है, कर्टेल, एब्रिज, मॉडिफाई हो सकती है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, बाय अ ऑर्डिनरी लॉ। अगर ऑर्डिनरी लॉ ऑफ पार्लियामेंट भी लाया जाता है तो भी क्या किया जाएगा, ये अमेंड हो सकता है। प्रोटेक्ट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं करता है। जो भी एग्रीव पर्सन होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता अंडर आर्टिकल 32 एंड कैन मूव टू हाई कोर्ट जा सकता है। क्यों? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नो गारंटी राइट टू कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन। और अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ली जाती है बाय द स्टेट तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि कॉम्पनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट कॉम्पनसेशन किन केसेस में मिलेगा, दो केसेस होते हैं। अगर तो आपकी स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर करती है कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, दैट इज ये ऐड किया गया 44 अमेंडमेंट एक्ट से। एक और चीज़ की गई थी कि अगर जो स्टेट है वो एक्वायर करती है लैंड बाय अ पर्सन अंडर हिज पर्सनल, अगर मेरी कोई पर्सनल कल्टीवेशन में लैंड अगर वो एक्वायर कर ली जाती है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। एंड द लैंड जो है वो रिटर्न मतलब लिखी लैंड जो है वो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 31A के अंडर आता है आर्टिकल, जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 7th अमेंडमेंट एक्ट में किया था कि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा आपको मार्केट वैल्यू पे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं टू द फंडामेंटल राइट। देखिए ये क्या करती है, सेव 5 कैटेगरी ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज इनवैलिडेटेड ऑन द। देखिए ये क्या करती है, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज होते हैं, उनको बचाती है कि आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो चीज़ें अगर वो कॉन्ट्रावीन होती हैं या फिर वॉयलेट होती हैं तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। 5 लॉज हैं ऐसे, ठीक है। किससे रिलेटेड है वो देखिए। और कॉन्ट्रावेंशन है टू द आर्टिकल 14 एंड 19 रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। किस किस से रिलेटेड है ये देखिए, 5 चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। कि अगर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट होता है रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट, अगर एस्टेट जो है आपकी मतलब एक्वायर कर ली जाती है बाय द स्टेट या फिर उससे रिलेटेड कोई राइट्स हैं तो वो कर ली जाती हैं तो भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट है अगर वो स्टेट ले लेती है तो भी। अगर कॉर्पोरेशन का अमेलगमेशन होता है, एक्सटिंग्विश मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन आता है, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ जो भी माइनिंग लीज होती है तो उस पर भी अगर मॉडिफिकेशन होता है तो भी। तो आप ये 5 चीज़ें याद रखना कि 31A, तो दीज वर द एक्सेप्शंस। बट 31A does not immunize a state law from judicial review unless it has been reserved for the present। एक और चीज़ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो 31A है वो कोई भी स्टेट लॉ को इम्यूनाइज नहीं करती है, ठीक है। अब ये जो है वो स्टेट लॉ से रिलेटेड नहीं था ये वाला, ठीक है। बट अगर कोई स्टेट लॉ है तुम्हारा उसको इम्यूनाइज नहीं करेगा जुडिशियल रिव्यू से, तब तक नहीं करेगा जब तक वो प्रेसिडेंट उसको रिजर्व करके नहीं रखता। अगर तो प्रेसिडेंट रिजर्व किया है तो वो इम्यूनाइज हो सकता है, बट अगर प्रेसिडेंट ने इम्यूनाइज नहीं किया है तो वो रिजर्व नहीं किया है तो वो इम्यूनाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज 31B। 31B क्या करता है, जो भी आपके 9th शेड्यूल में हमने पढ़ा था ना कि 9th शेड्यूल है तो उसमें जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ये सेव करता था। और इसका जो स्कोप है वो 31A से भी वाइडर था। इन IR कोयलो केस में ये बोला गया था दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी, नहीं होनी चाहिए फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए बिकॉज इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसलिए इसको हटा दिया गया था 31B को। सी, अब नेक्स्ट अपने पास आता है दैट इज 31C। 31C को क्या किया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस में। क्यों माना गया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा कोई लॉ है, ठीक है, जैसे DPSP है ना आपकी 39B और C, अगर मैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोई लॉ लाती हूँ, चाहे वो लॉ 14 और 19 के अगेंस्ट क्यों ना हो,
तो भी उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 में ये चीज़ बोली गई है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, नल एंड वॉइड किया जाएगा। बट इन्होंने बोला नहीं किया जाएगा अगर वो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा रहा है। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि अगर वही पॉलिसी को इफेक्ट में लाने के लिए कोई लॉ लाया जा रहा है उसको भी आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। बट ये दोनों क्या कर दिए गए थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 31 ABC पता चल गया आपको क्या है। उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ। देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका मैंने आपको कल कराया था, PYQs में कराया था। उसमें थोड़ा सा क्या किया था, ये स्टेटमेंट वही थी, सेम स्टेटमेंट थी ये, ठीक है। द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, ये तो सही है, तो इसमें तो नहीं लगेगा। ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस, तो इसमें तो लगेगा, पब्लिक ऑफिस में ही तो लगती है, तो ये तो क्रॉस कर दो। ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टैचू और बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिल्कुल यहाँ पे भी लगेगा। ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटैंसिव वन, बट उसमें स्टेटमेंट क्या था, दैट ऑफिस मस्ट बी अ सब्सटैंसिव वन, तो ये आंसर आ जाएगा क्योंकि सब्सटैंसिव होना जरूरी है। देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रावेंशन, और इसका भी वहां पे उल्टा स्टेटमेंट था, तो उस वाले क्वेश्चन में ये वाला आंसर था, ठीक है। क्योंकि उसने बोला दैट देयर हैज नॉट बीन अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसने बोला दैट देयर हैज बीन अ कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है। तो अगर तो कॉन्ट्रावेंशन होगा तो लगेगा ही ना, ओवर अन टू, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो देखिए कैसे कैसे रिपीट होते क्वेश्चन, स्टेटमेंट को वो थोड़ा ऊपर नीचे कर देता है। कौन कौन से कैरेक्टर है सेक्युलर स्टेट के, इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ, अच्छा। इट रिफ्यूजेस थियोक्रेसी, इट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, इट स्टेट अ स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेक्युलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो स्टेट है सेक्युलर होने के लिए डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दिस इज़ द आंसर, ओके। प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ये तो है ही है। नेक्स्ट अपने पास आता है हु अमंग द फॉलोइंग, ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था जिसमें आपके ड्राफ्टिंग कमेटी पे क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको सारे के सारे मेंबर्स बताए ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उसमें से पूछा था कि कौन नहीं है, तो BN राव नहीं थे, तो वहीं से उन्होंने BN राव पे क्वेश्चन डाल दिया। फिर से देखिए, तो आंसर इज BN राव, तो मैंने तभी बताया था दैट BN राव इज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वर एडेड, तो ये भी बताया था मैंने आपको कौन कौन सी ऐड की गई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रेटिव, सो 1, 2 and 3 आंसर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन से पार्ट में आता है, ये भी मैंने आपको बताया जब सिटीजनशिप करा रही थी कि 5 to 11 जो है आर्टिकल में आता है, तो कौन सा पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव CDS1 2021। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14 ईजी। 15 आपका डिस्क्रिमिनेशन पे है, ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको कल ही वेल्स वाला बताया था, ठीक है। देन 16 वाला आपका आ जाता है एम्प्लॉयमेंट पे है, ओके। देन उसके बाद आर्टिकल 22 ये आपका जो डिटेंशन पे है, ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन पे है ना, जो ये भी कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, ओके। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलो विच अमंग द फॉलोइंग एलिमिनेटेड बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये भी मैंने आपको अभी 31 आर्टिकल पढ़ाया ना अभी जस्ट, तो वो था राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी एलिमिनेट किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट बाय द पार्लियामेंट। तो क्या लाया था, पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट उसको फिर क्या कर दिया, लीगल राइट कर दिया अंडर आर्टिकल 31। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, 23, 24 में आता है आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 आता है आपका। एंड राइट टू एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन था ये 21A आर्टिकल है जो कि ऐड किया गया था बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आपके पास है, ओके। अब ये न्यू स्टेट और ऑल्टरेशन पे बात कर रहा है। देखिए जब भी बाउंड्रीज ऑफ स्टेट या फिर उनको ऑल्टर करना हो तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगती है, इवन स्टेट्स को भी पूछना नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या वो 368 के अंडर आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या वो रेटिफिकेशन चाहिए होता है उसके लिए 1/2 ऑफ द स्टेट, बिल्कुल नहीं चाहिए होता। क्या लेजिस्लेशन दोनों हाउस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंपल मेजॉरिटी से होता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाफ ऑफ द स्टेट तब होगा जब आपका स्पेशल मेजॉरिटी लगता है, ठीक है। और कोई ऐसा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हो, ठीक है, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर रहे हो और उसमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहे हो, तो जाके आपके हाफ ऑफ द स्टेट्स का क्या होगा, अमेंडमेंट लगेगा, रेटिफिकेशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और 368 में भी क्या आता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज
ऐसी कौन सी फंडामेंटल राइट्स है जो अवेलेबल होती है टू नॉन सिटीजन्स। अब ये कितने बार क्वेश्चंस रिपीट हो के आ रहा है, ठीक है। कभी पूछते हैं कि सिर्फ सिटीजन्स को, कभी पूछते हैं कि नॉन सिटीजन्स को भी, ठीक है। अगर आप देखोगे कि सिटीजन्स की अगर हम बात करें, जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलती है वो होती है 15 जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, 16 जो एम्प्लॉयमेंट के उस पर है, 19 है जो राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन वाला है, दैट इज राइट टू फ्रीडम वाला इनको मिलता है, जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। देन आपका माइनॉरिटीज पे होता है, दैट इज 29 एंड 30 जो आर्टिकल है, दोनों के दोनों माइनॉरिटी से रिलेटेड है। ये भी किनको मिलेंगे, आपके सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगे। बाकी जो बच जाती है वो सारी की सारी आपकी नॉन सिटीजन्स को भी मिलेंगी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच किसके अंडर आता है, आर्टिकल 19, तो ये तो नहीं मिलेगा नॉन सिटीजन्स को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 20 जो कन्विक्टेड फॉर ऑफेंसेस वाला होता है, तो उसमें आता है सेल्फ। आर्टिकल 20 में बोला क्या गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप खुद के लिए ही एविडेंस दीजिए, ठीक है, या फिर खुद के लिए खुद विटनेस बनना, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है आपको अगेंस्ट इन आर्टिकल 20, जिसमें आपके प्रोविजंस है व्हेन यू आर कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ये रिलीजन के लिए ये भी सबको मिलेगा, ये भी सबको मिलेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ये 15 के आर्टिकल के अंडर आ गया, तो ये भी आपका नॉन सिटीजन्स को नहीं मिलेगा। सो इसका आंसर वुड बी 2 and 3। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDS 2 2021 का। इसमें से कौन है जिसने ये बोला था दैट DPSP एज एमिंग फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रियम्बल के बारे में किसी ने क्या कहा, फिर एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में किसी ने क्या कहा, या फिर फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था, फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन ये किसने बोला था, DPSP के बारे में ये बोला था ग्रीनवाइल ऑस्टिन। तो मेजरली आपको जो चीज़ बोली जाती है वो ग्रीनवाइल ऑस्टिन की बहुत बार पूछता है वो, ठीक है, अलग अलग उससे पूछता है। नेक्स्ट इज, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है, तो किस में आता है, ये DPSP में आता है। आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल नंबर 50 था। कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में आता है DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 12। देखिए आर्टिकल 13 मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो भी लॉज हैं जो कि अगेंस्ट जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लॉज को नल एंड वॉइड किया जाएगा। अब आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 12 में स्टेट टर्म का डेफिनेशन बताया गया है। क्या है उसमें, उसमें सब चीज़ आती है, स्टेट में सब चीज़ आती है, आपकी गवर्नमेंट भी आएगी, आपकी पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, टेरिटरीज है, सब आएगा इसमें, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसके नाम पे लगाई जाती है, पहली बात तो डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, डिसेंसी रखनी है, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड है, रिलेटेड बोला उसने, तो इन सबसे रिलेटेड है, तो आंसर इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट आपके पास है, उसने बोला कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 85th अमेंडमेंट एक्ट है उसने इंसर्ट किया था 21। मैंने आपको ये कितनी बार बता दिया, अब ये 86th अमेंडमेंट एक्ट है ना कि 85th अमेंडमेंट एक्ट है, जिसने 21A आर्टिकल भी ऐड किया था, DPSP भी ऐड किया था, 45 DPSP ऐड किया था, और ड्यूटी भी ऐड किया था, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया था एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। बाकी तो आप देख लो, 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, बिल्कुल सही है। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो पार्ट 3 है, आर्टिकल 32 में है। रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट की होती है अंडर आर्टिकल 226 होती है, एंड वो वाइडर होती है देन सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, ये भी सही है। ओके, नाउ वी हैव CDS 1 2022। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा है जो हमारा सोशलिज्म नहीं है। इनमें से आप खुद सोचो कि कौन सा ऐसा सोशलिज्म है जो नेगेटिव सेंस में आता है। डेमोक्रेटिक तो होगा ही होगा, कम्युनिटेरियन मतलब कम्युनिटी के साथ साथ सोशलिज्म, नेहरूवियन तो है ही है, तो बचता कौन सा है, रेडिकल सोशलिज्म। तो नेगेटिव था ना ये, रेडिकल होना, सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91 जो है आपका 19(1) आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल सही, असेंबल करना है पीसेबली विदाउट आर्म बिल्कुल सही, टू एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, तुम प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकते हो, डिस्पोज भी कर सकते हो, एंड टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में तुम फ्रीली कर सकते हो, तो ये सारे के सारे क्या है, सही है। नेक्स्ट इज प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है,
प्रियम्बल में क्या बोला है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, फाइंड मेंशन इन प्रियम्बल, क्या है, स्टेटस एंड इक्वालिटी, बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशन जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन द बिगनिंग, बिगनिंग में नहीं था, ये भी सही है, बिकॉज जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो आपका ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। देखिए जो आपका पूरा का पूरा प्रियम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में किस टाइप की जस्टिस के बारे में बात की है, कौन सी लिबर्टी एंड कौन सी इक्वालिटी। तो इक्वालिटी थी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, लिबर्टी है थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप की, और जस्टिस है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पार्ट 4A है आपका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो 4A में है क्या, पार्ट 3 में आपका आता है फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में आता है DPSP, एंड पार्ट 4A में एंड आर्टिकल 51A, आर्टिकल कौन सा 51A है जिसमें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है। सो कौन सी इसमें से नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, टू रेंडर नेशनल सर्विस, आपको नेशनल सर्विस देना पड़ेगा जब भी बोला जाएगा, बिल्कुल सही है। रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू, ऐसी प्रैक्टिसेस को आपको छोड़ना पड़ेगा जो कि डेरोगेटरी है वेमेन, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व अ यूनिटरी नेशनल कल्चर, और टू डेवलप अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एंड प्रिजर्व करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा देती हूँ क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ये देखिए। सो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट करना है हमें उसके आइडियल, फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है। चेरिश करना है, फॉलो करना है नोबल आइडियल्स एंड इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल। अपहोल्ड करना है मतलब हमें अपनी यूनिटी, सोवनिटी, इंटीग्रिटी अपने नेशन की अपहोल्ड करके रखनी है। डिफेंड करना है कंट्री का, जो अभी हमने देखा कि रेंडर जब भी आपको बुलाया जाएगा। आपको हार्मनी को प्रमोट करना है, कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए, लिंग्विस्टिक रिनाउंस करनी है प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये भी आ गया पीछे। वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हमें अपने जो भी रिच हेरिटेज है उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये देखिए मेंशन किसका है, फॉरेस्ट, लेक्स एंड रिवर्स, वाइल्ड लाइफ। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं JKS का पेपर देने गई थी तो उन्होंने ये प्रॉपर वर्ड्स पूछे थे कि क्या इसका मेंशन है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, आपको साइंटिफिक टेम्पर करना है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आ गया। देन सेफगार्ड करना आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को। स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस, कलेक्टिव एक्टिविटी, नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर एंडीवर अचीवमेंट एंड प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी। अब यही थी जो आपकी 86 अमेंडमेंट एक्ट से ड्यूटी ऐड हुई थी कि आपको बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स के बीच के जो बच्चे हैं उनको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, अब तो आपको पता चल गया, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व यूनिटरी नेशनल कल्चर। नेक्स्ट आता है द इशू वेदर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड इज वॉयलेटिव ऑफ द आर्टिकल 21, 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिसाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस। तो कौन से केस में आपका ये डिसाइड किया गया था कि जो आर्टिकल 377 है वो वॉयलेटिव है, जो सेक्शन 377 था ना जो हटा दिया गया है वो वॉयलेटिव है 21, 14 एंड 15। किस में बोला गया था, ये आपका NAS फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली है उसमें बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज यू मे हैव द बॉडी ऑफ, ये कौन सा हेबियस कॉर्पस, तो कितने बार पूछ लिया यार उसने। अब आता है बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। जो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा तो कौन से आर्टिकल के अंडर होता है, 368, बिल्कुल सही है, तो ये तो नहीं आएगा। जॉइंट सिटिंग कैन बी रिस्टोर्ड, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपकी जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ना ही मनी बिल में होती है, ऑर्डिनरी बिल में होती है, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट, बिल्कुल सही है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है ना तो आपकी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती है। प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो तो इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रेसिडेंट का ऐसे नहीं लगता है, बट बाद में लगता है इन पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीवियस सेंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल इन द पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए इंट्रोड्यूस स्टेज में आपका प्रेसिडेंट का सैंक्शन नहीं लगता, ये भी सही है, बाद में कंसिडरेशन स्टेट में लगता है। चलिए कम टू सीरियस टू 2022। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडर आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, दैट स्टेट शैल बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 11 ईयर्स एज होती है क्या, याद करो,
अभी हमने फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऊपर देखा था, दैट वाज 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाता है, ये तो ठीक ठीक है, बट यहाँ पे गलत है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है, उसने करेक्ट पूछा ना कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर मिली है। देखिए, एब्सोल्यूट पावर कभी भी नहीं होती है आपकी, ठीक है। ये वर्ड नेगेटिव है, इसलिए आप इसको क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज ठीक है आपका मैनेज इट्स ओन रिलीजन। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30। तो क्या 30 में सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक है? बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशन ऑफ देयर ओन चॉइस, ये तो सही है। पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट टू पावर द इशू विद लोकल। देखिए, पार्लियामेंट के पास बहुत वाइडर पावर होती है, तो ये स्टेटमेंट ही आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है। पार्लियामेंट के पास मेजरली सब पावर होती है करने के लिए, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट अपने पास है, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट जिससे आर्टिकल 21A, तो ये कितने बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। सो 86 अमेंडमेंट एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने बार, अब तो मैंने हर एक चीज़ बता दी आपको 86 अमेंडमेंट एक्ट की। देखो कैसे कैसे रिपीट होता है। नाउ कमिंग टू CDS 1 2023, क्वेश्चन इज, उसने बोला है कौन से कंडीशंस में इशू ऑफ रिट जो है सर्शियोरी इन इंडिया वो किया जाता है। देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल और एन ऑफिस हैविंग लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए टू डिटर्मिन क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड हैविंग अ ड्यूटी ऑफ एक्ट। बिल्कुल सही है। अगर आप सर्शियोरी लगाना है या प्रोहिबिशन भी लगाते हो तो आप कोई जुडिशियल बॉडी को ही लगा सकते हो या क्वासी जुडिशियल बॉडी को ही लगा सकते हो, तो ठीक है। सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैज़ एक्टेड विदाउट जूरिसडिक्शन, अगर आपने विदाउट एनी जूरिसडिक्शन काम किया तो होगा, ये भी सही है। तो दोनों सही आ गए। Next is, which of the following Chief Justices of India ordered the constitution of special bench called Social Justice Bench? तो कौन सा, अब ये जो है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। मैं आपको बोलूँगी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। सो हु अमंग द फॉलोइंग, कौन से इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ऑर्डर्ड किया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच, ठीक है। फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन एंड और आफ्टर। अच्छा, तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने बोला कि जो सिटीजनशिप दी जाएगी वो कब से कब तक थी, आफ्टर क्या था, कब हुआ था हमारा इनैक्ट 26 जनवरी 1950, तो ये 26 जनवरी 1950 के बाद का है, ठीक है। तो 26 जन 1950 के बाद का, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 का कौन सा इसमें से है जो पार्ट नहीं है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बनाने बिटवीन नेशंस, ये भी ठीक है। यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स फॉर, देखिए ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स को यूज करना ये नहीं है आपका, बट हाँ इनकरेज सेटलमेंट कर सकते हैं बाय आर्बिट्रेशन, ये भी सही है आपका, बट दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। डीपीएसपी के अंडर आता है ये भी। नाउ लेट्स कम टू CDS 2 2023। द फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो हुआ था सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो द आंसर इज जुडिशियल रिव्यू। तो इस केस में ऐसा बोला गया था दैट जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द और फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आप केशव नंद भारती केस में देखोगे, उन्होंने ये भी बोला था दैट फेडरलिज्म इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर और इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट जो है जो EWS के बारे में बात करता है। एक हमने पढ़ा था 93 जिसमें OBCs को रिजर्वेशन दी जाती है, और एक है EWS इज रिलेटेड टू 103। देखिए दोनों आप एक साथ याद रख सकते हो, 93 एंड 103, ठीक है। देखिए उसने बोला है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन अ इमरजेंसी इज डिक्लेयर। तो इमरजेंसी के दौरान एक 20 और 21 होते हैं जो सेफ गार्ड होती है, बाकी सारी की सारी क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। सो दिस इज आर्टिकल 20, दिस इज आर्टिकल 22, ये आपके 19 के अंदर आ जाता है, दिस इज 14। सो आंसर वुड बी दिस। अब आ जाता है अपने पास CDS 1 2024 का क्वेश्चन। अंडर पार्ट 3 दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल कैन इन्फोर्स राइट्स गारंटी बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा वायलेट होती है तो वो जा सकता है, बिल्कुल सही है। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल कैन इन्फोर्स राइट गारंटी बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो इट्स इन एक्शन ऑल्सो। अगर आप एक्शन कर रहे हो उस वजह से भी नहीं, बट अगर आप इनैक्ट भी नहीं कर रहे हो, उस पर कोई काम भी नहीं कर रहे हो, तो भी
ये लगेगा तो बिल्कुल सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू हैव अ लीगल एड, तो लीगल एड किस में आता है आपका, डीपीएसपी में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 39 में आता है आपका, ये 39A में आता है शायद, तो ये होगा, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। तो उसने बोला है कि ये ड्यूटी होती है पुलिस की कि वो इन्फॉर्म करे अपने लीगल एड कमेटी को इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, जैसे ही अरेस्ट करते हो आप पर्सन को तो उसकी ड्यूटी होती है, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं तो मोस्टली सही होती हैं आपकी, क्योंकि इसको ठीक करना मतलब इसको पढ़ के करना वो तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप कहाँ ही पढ़ोगे ये चीज़। हु अमंग द फॉलोइंग फाइल द रेट पिटिशन, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, दैट इज राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, तो ये आपका था जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी केस था, जिसमें आपका क्या बोला गया था, प्रिवेसी के बारे में बात की गई थी। पी फॉर पुत्तस्वामी, पी फॉर प्रिवेसी, ऐसे याद रखना आप, ठीक है, पुत्तस्वामी। नेक्स्ट इज जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था आपका, क्या चीज़ इंसर्ट की गई थी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीव वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ एंड फेथ, जी नहीं, ये तो नहीं था। एक्सप्रेशन जो यूनिटी ऑफ नेशन था वो सब्सटीट्यूट कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सही है आपका, सेकेंड इज आंसर। एज पर द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल के अंदर आती है आपकी, स्टेट के पास जूरिसडिक्शन होती है एग्रीकल्चर लैंड पे इन कनेक्शन विद क्या, टैक्सेस लगते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे, जी हाँ। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन, बिल्कुल सही है। स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये भी सही है, तो इसके सारे के सारे आपके 1, 2 एंड 3 करेक्ट हैं। CDS 2 2024 का अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, उसने क्या बोला है कि ऐसा कौन सा जो सिटीजनशिप 2019 के परव्यू से बाहर है। देखिए ये याद रखना कौन है परव्यू से बाहर, 6 शेड्यूल के एरियाज जो हैं, दैट इज़ योर AMTM, मैंने आपको बताया, कितने बार बता दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट इज 377, देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन, नाज फाउंडेशन अभी कराया ना मैंने, ऊपर कराया आपको नाज फाउंडेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ गया आपका नाज फाउंडेशन, देखिए ये क्वेश्चन आया ना आपका नाज फाउंडेशन वाला, 377 वाला आया था, CDS 2 2022 में आया, ये आपका कौन सा आया, CDS 2 2022 में आपका ये जो नाज फाउंडेशन वाला क्वेश्चन आया है, ये डायरेक्ट इन्होंने रिपीट कर दिया अभी वाले, जो अभी जस्ट रिसेंटली गया आपका CDS 2 2024, तो ये भी आपका PYQ हो गया, ठीक है। अब ये उसने बोला है ड्राफ्ट, ये तो बहुत ईजी है कि हमारा स्टेट्स को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट भी नहीं बोला जाता, ऑटोनॉमस भी नहीं, सब्सिडियरी भी नहीं, कि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। सो दिस इज इट, इससे हमने क्या कर दिया, जितने भी हमारे CDS के क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लस आपका जो CSE के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बस रहे हैं CAPF और जियो साइंटिस्ट के, वो भी हम आज कंप्लीट कर देंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।